हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल और मगध साम्राज्य। और इस प्रकार जो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, जनपद कहलाता था क्या? जनपद कहलाता था। ऑप्शंस दे रखे हैं, जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था। दूसरा ऑप्शन है, जहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तीसरा है, जहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो जनपद है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही है कि जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था जनपद कहलाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है महाजनपद काल के विकास का चरण। तो दोस्तों, सबसे पहले परिवार बना, उसके बाद कुल बना, कुल से ग्राम बना, ग्राम से विष बना, विष से जन, और जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद। महाजनपद कितने थे दोस्तों? वो थे 16। देखते आगे। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? याद रखना, क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। इस बौद्ध ग्रंथ, कौन से बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन दे रखे, सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है, जो बौद्ध ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 जनपदों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि 16 महाजनपदों की जानकारी का उल्लेख। तो कुल मिला के 16 महाजनपदों जो है उनकी जानकारी किन किन ग्रंथों से मिलती है? तो हमने पढ़ा है कि बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय से तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती ही है। साथ में जो जैन ग्रंथ है दोस्तों, भगवती सूत्र, उसमें से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। याद रखना, ये क्वेश्चन RS में पूछा गया था। RS भर्ती 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों वो तो है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। 16 महाजनपदों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, एक तरफ राज्य दे रखा है, दूसरी तरफ राजधानी दे रखी है। तो अंग की राजधानी चंपा थी, सही ऑप्शन। मगध की पाटलिपुत्र, ये भी सही। काशी सरस्वती और वजी वैशाली, ये जो वजी है दोस्तों ये वैशाली सही है, लेकिन जो काशी की राजधानी है वह सरस्वती, ये गलत है दोस्तों। तो इस प्रकार जो हमारा तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया थर्ड नंबर ऑप्शन, काशी सरस्वती वाला, ये ऑप्शन सही है। देखते आगे। अब दोस्तों, जो 16 महाजनपद है उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या की गई है। कौन सा जनपद कौन सा था और उसकी महाजनपद था और उसकी राजधानी और अब वर्तमान स्वरूप कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो महाजनपद है वो अंग है और उसकी राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है और ये वर्तमान स्वरूप कहाँ है, ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर, बिहार जिला में। ठीक है दोस्तों। फिर है दूसरा है मगध, उसकी राजधानी गिरिवज्र, राजगढ़ या पाटलिपुत्र। 3 नाम है, गिरिवज्र, राजगढ़ या फिर पाटलिपुत्र, और ये पड़ता है कहाँ पर वर्तमान में? पटना और गया में। तीसरा है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है और ये पड़ता है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। फिर है कौशल दोस्तों, चौथे नंबर पे, उसकी 2 राजधानी है, उत्तरी राजधानी अयोध्या है और दक्षिणी सरस्वती है, और ये पड़ता है अवध, यूपी में। फिर है वजीसंग 5वें नंबर पर, जिसकी राजधानी वैशाली या विदे या फिर मिथिला। 3 नाम है, वैशाली, विदे, मिथिला। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो है मुजफ्फरनगर, बिहार राज्य में। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर पर है मल, और मल की राजधानी है कुशीनगर या फिर पावा, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो देवरिया, यूपी में। फिर है दोस्तों 7वें नंबर पर वत्स, और इसकी राजधानी है कौशाम्बी, और ये पड़ता है इलाहाबाद, यूपी में। फिर है दोस्तों 8वें नंबर पर है चेदी, और उसकी राजधानी है शक्तिमती नगर, और ये पड़ता है बुंदेलखंड में। फिर दोस्तों है 9वें नंबर पर
9 नंबर पर है कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ और ये पड़ता है मेरठ प्लस दक्षिणी पूर्वी हरियाणा। ठीक है दोस्तों, आगे है 10वें नंबर पर है पांचाल, इसकी राजधानी है अहिछत्रपुर या फिर काम्पिल्य और ये पड़ता है बरेली यूपी में। फिर दोस्तों 11 नंबर पर है मत्स्य, जिसकी राजधानी है बैराट विराटनगर, ये पड़ता है जयपुर भरतपुर में। फिर दोस्तों 12 नंबर पर है सूरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा और ये पड़ता है ब्रज यूपी में। फिर दोस्तों 13 नंबर पर है अस्मक और इसकी राजधानी है पोटली या पोदिन्य और ये पड़ता है पोटन महाराष्ट्र में। दोस्तों याद रखना 13 नंबर वाला अस्मक जो है दोस्तों ये दक्षिणी भारत में स्थित था। याद रखना एकमात्र महाजनपद जो दक्षिणी भारत में स्थित था वह है अस्मक। कौन सा था? अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पौदिन्य है। फिर दोस्तों 14 नंबर पर जो है वो है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या फिर महिष्मती और ये पड़ता है मालवा एमपी में। फिर 15 नंबर पर है दोस्तों गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला और ये पड़ता है राजौरी जम्मू कश्मीर में। ये तक्षशिला जो है दोस्तों शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद 16वें पे है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक और ये पड़ता है हजारा पाकिस्तान में। याद रखना एकमात्र जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, वो है महाजनपद कौन सा है? कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या फिर हाटक है। आगे देखते हैं। आगे जो 4th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो है महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस महाजनपद के क्षेत्र में बिताया था? क्वेश्चन क्या है? महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस महाजनपद के क्षेत्र में बिताया था? ऑप्शन दे रखा है काशी, अंग, मत्स्य, चेदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मत्स्य, 3rd नंबर ऑप्शन। जो पांडव थे वो अपना अज्ञातवास मत्स्य महाजनपद में बिताया था, मत्स्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे है 5वां क्वेश्चन। महाजनपद काल के अंत में काशी महाजनपद किस राज्य में विलीन हो गया था? क्या क्वेश्चन पूछा है? महाजनपद काल के अंत में काशी महाजनपद किस राज्य में विलीन हो गया था? ऑप्शन दे रखे कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल। तो दोस्तों ये जो काशी था जब महाजनपद काल खत्म हुआ तो ये किस में विलीन हो गया था? ये हो गया था कौशल में। किस में विलीन हो गया था? क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। काशी किस में विलीन हो गया था? क से काशी और क से कौशल में मिल गया था। ये याद रख सकते दोस्तों। देखो जो है ना काशी, दोनों में क और स आ रहे और इसमें भी क और स आ रहा है। आगे देखें कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंबोज भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में स्थित था। दूसरा ऑप्शन है गांधार राज्य पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। तीसरा है तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ये तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए दोस्तों कंबोज भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में स्थित था, कथन सही है। फिर आगे है गांधार राज्य पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था, ये भी ऑप्शन सही है। फिर तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, ये तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, ये भी सही है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों वो सही होने वाला है, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखें अवंती के उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी खाली जगह थी। अब ऑप्शन दे रखा है कि अवंती की उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी तो दक्षिणी भाग की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन है पोतली, दूसरा है मथुरा, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा महिष्मती। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है महिष्मती, 4th नंबर ऑप्शन सही है। जो अवंती राज्य था, महाजनपद था, उसकी उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी तो दक्षिणी राजधानी क्या थी? महिष्मती। आगे देखते हैं महाजनपदों की शासन व्यवस्था के संबंध में सही है। ऑप्शन फर्स्ट है राजा गणपति कहा जाता था, वो निर्वाचित किया जाता था।
दूसरा ऑप्शन है मंत्री परिषद गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी। तीसरा है परिषद वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। तो वापस देखिए, राजा गणपति कहा जाता था, वह निर्वाचित किया जाता था। ये सही सही कह रहा है कि उस टाइम राजा को क्या कहते थे, गणपति, और वो निर्वाचित होता था, याद रखना। दूसरा, मंत्री परिषद गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी। कौन? मंत्री परिषद। फिर है परिषद वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। ठीक है दोस्तों, तीनों ही कथन सत्य है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है 9वां क्वेश्चन, महाजनपदों में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन राजा, दूसरा मंत्री परिषद, तीसरा ऑप्शन ग्राम न्यायालय, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों महाजनपदों में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन कौन? राजा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण महाजनपद था। क्या है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण महाजनपद था। ऑप्शन दे रखे हैं सूरसेन, मगध, वत्स और चेदी। तो दोस्तों 6वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था मगध। कौन था? मगध। ठीक है दोस्तों, आगे है मगध के प्रमुख शासकों के बारे में सही है। पहला दे रखा हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु। सही बात है कि जो हर्यक वंश के जो शासक थे दोस्तों वो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही सही है। फिर है शिशुनाग वंश, उसका शासक था शिशुनाग, सही है ये भी। फिर नंद वंश, जिसके शासक थे गणानंद और महापद्मनंद, ये दोनों भी सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी सही है, वो हमारा सही होने वाला है। आगे देखते हैं, बुद्ध व महावीर के काल में अत्यंत शक्तिशाली राजतंत्र था। क्या क्वेश्चन है? बुद्ध एवं महावीर के काल में अत्यंत शक्तिशाली राजतंत्र था। ऑप्शन दे रखे हैं अंग, वज्जी, तीसरा ऑप्शन है कुरु, चौथा है मत्स्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वज्जी। वज्जी तो था वह बुद्ध व महावीर के समय शक्तिशाली राजतंत्र था। आगे है किन महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था थी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। क्या है? किन महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था थी? गणतंत्र। ऑप्शन दे रखे पांचाल, दूसरा कंबोज, तीसरा वजी, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों पांचाल में भी गणतंत्र व्यवस्था थी, कंबोज में भी थी, वजी में भी थी। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है वजी संघ किस कुल से संबंधित था। क्या क्वेश्चन है? वजी संघ किस कुल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मल, दूसरा है चेर, तीसरा है लिचवी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वजी संघ था वह किस कुल से संबंधित था? वह था लिचवी कुल से। किस कुल से? लिचवी कुल से। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। बहुत मोस्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और प्राकृत। तो दोस्तों जो महावीर स्वामी थे उसने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में? प्राकृत। आगे देखते हैं, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा किस स्थान पर लिखी गई। बहुत मोस्ट क्वेश्चन, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा किस स्थान पर लिखी गई। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, संकिसा, वल्लभी। तो दोस्तों जो वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षा है वह कहाँ लिखी गई? वो लिखी गई वल्लभी में। कहाँ लिखी गई? वल्लभी में। आगे है नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन दे रखे हैं महापद्मनंद, दूसरा है पंडुकनंद, तीसरा है केवर्तनंद, चौथा है गणानंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गणानंद, जिसको चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की नींव रखी थी। आगे है भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः शासक था। मतलब सिकंदर किस स्थान का
मूलत शासक था? ऑप्शन दे रखे हैं सीरिया का, एशिया माइनर का, मैसिडोनिया का या फिर मिस्र का। तो दोस्तों जो सिकंदर था वो था मैसिडोनिया का। कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया, याद रखना मैसिडोनिया। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट था शहरयार्स, डेरियस प्रथम, सिकंदर या शाह इस्माइल। तो दोस्तों देखें, इसका जो आंसर है वो है डेरियस प्रथम। जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी सम्राट वो था डेरियस प्रथम। याद रखना डेरियस प्रथम। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन हर्यक वंशीय शासकों को, दूसरा शिशुनाग वंशीय शासकों को, तीसरा नंद वंशीय शासकों को, चौथा उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों जो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है वो है नंद वंशीय शासकों को। किनको कहा जाता है? नंद वंशीय शासकों को। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।